नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वायु। तो आज हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि तुम्हें वो 3 चैप्टर समझ में भी आए होंगे। अगर किसी को नहीं आया तो कमेंट कर सकता है और मेरे को मैसेज करके भी बता सकते हो। चौथा चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की ये चादर ने हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तृप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह है वह वायु राशि जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। देखो क्या है इसमें कि जो वायुमंडल है, वायु की परत है, ये हमारी दिन में भी और रात को भी दोनों टाइम रक्षा करता है। अगर वायु नहीं होती तो दिन में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता कि हम जल सकते थे, और अगर रात को भी इसी तरीके की होती कि रात को इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती कि हम ठंड में भी जम सकते हैं। जैसे चंद्र पे होता है कि चंद्रमा पर होता है, चंद्रमा में दिन पे भी दिन का टेम्परेचर 300-400 डिग्री हो जाता है, रात का भी माइनस में 300-400 डिग्री हो जाता है। कारण यही है कि वहाँ पर वायु नहीं है। ठीक है, अब देखो वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल का संगठन के बारे में जानते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं और उनका संगठन किस तरीके का है। तो इसमें बहुत सी गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जो वायुमंडल का बड़ा भाग बनाए। देखो इसके बारे में पहले थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। क्या है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं या वायु कौन कौन सी गैसों से मिलकर बनी हुई है। सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, और ऑर्गन है 0.93% है। तो पहले नंबर की ये हो गई, दूसरे की ये हो गई, तीसरे की ये हो गई, बाकी की चौथे की ये हो गई। बाकी की अन्य गैसें और भी बहुत सी गैसें हैं जो बहुत कम मात्रा में हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी देख लेंगे या देख लेते हैं क्या है। आगे देखो, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में हमने देख ही लिया है अभी। ठीक है, वृत्तरेख दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत को दर्शाए हुए हैं। ये हमने देख लिया कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। क्वेश्चन सीधा आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट क्या है, कितनी परसेंट है। तुम कर सकते हो 0.03, या फिर सीधा आ जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें हैं वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन, जो भी कर सकते हो। आगे देखो, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। हम जब सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन पौधे इस तरीके से नहीं लेते हैं हमारी तरह। तो पौधे किस तरीके से लेते हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु में नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। तो पहली गैस नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है वायु में, दूसरी है ऑक्सीजन। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कैसे? देखो, जो जीव जंतु हैं, जितने भी इंसान हैं, वो सब जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, बदले में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इंसान या जीव जंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? पेड़ पौधे लेते हैं। उसके बदले में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो एक तरीके का ये सिस्टम चल रहा है या चेन चल रही है। अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो फिर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन कम बन पाएगी, तो जिससे क्या होगा? प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है, आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है।
कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। पहले हमने 2 की बात कर ली, पहले की थी नाइट्रोजन की, फिर की थी ऑक्सीजन की, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों से जलने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। देखो कैसे करता है। अभी मैंने बताया था कि इनका आपस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और ऑक्सीजन का इनका क्या एक सिस्टम चल रहा है, एक चेन चल रही है कि जैसे इन जीव जंतु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बाद में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उस ऑक्सीजन को इंसान या जीव जंतु लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये संतुलन है, इस तरीके से प्रकृति चल रही है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आयतन बढ़ जाएगा और फिर मौसम तथा जलवायु प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि खनिज तेल कोयला जलने से, खनिज तेल जलने से इनसे क्या होता है कि वायुमंडल में हजारों या करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ोतरी हो जाती है, जो कि एक नुकसानदायक चीज़ है। देखो अभी इसमें एक चित्र दे रखा है, पेपर की कुछ कटिंग है। इसमें भूमंडलीय तापन आज की विश्व की एक गंभीर समस्या है। भूमंडलीय तापन का मतलब है कि जो तापमान बढ़ रहा है वो कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, और जितनी भी गैसें उनकी बढ़ोतरी के कारण वो क्या रहा है कि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अभी एक चीज़ थोड़ी बताता हूँ, थोड़े दिन पहले कि क्या हुआ कि अभी तुमने सुना होगा अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर या उसके ऊपर एक जगह हो रही है, वहाँ पर एक परत होती थी ओजोन लेयर, उस ओजोन लेयर में छेद हो गया। छेद होने के कारण वो काफ़ी बड़ा छेद हो रहा है, और जिसके कारण है कि सूर्य से आने वाली उसकी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो रही है। जब छेद हो गया, ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो छेद होने के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ से पराबैंगनी किरणें आ रही है, जो कि इंसान को त्वचा कैंसर जैसी चीज़ों से या फिर बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में सारे कारखाने, सारी दुनिया लॉक हो रही है एक तरीके से। जितने भी कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, या फिर ग्रीन हाउस गैसें जिनसे बनती है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, सारा कुछ बंद हो रहा है। बंद होने के कारण क्या हुआ कि जो ओजोन लेयर है, जो छेद हुआ है, ये पूरा बंद हो चुका है। प्रेजेंट में क्या हो गया है, बंद हुआ है। लेकिन ये कितने दिन रहेगा इसकी हम कह नहीं सकते। आगे देखते हैं। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना। तो कि वायुमंडल हमारा किस तरीके से बना हुआ है, कैसी कैसी परतों के द्वारा बना हुआ है, इसकी संरचना के बारे में हम देख लेते हैं। देखो हमारा वायुमंडल है ये 5 परतों में है। कितने परतों में है, 5 परतों में। जैसे ये यहाँ से ज़मीन है, चित्र दे रखा है, ये पूरा दिखाऊंगा मैं तुम्हें। उससे पहले देख लेते हैं 5 परत कौन कौन सी है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ब्रह्मंडल, ब्रह्मवायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ये 5 मंडलों में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये 5 मंडल कैसे हैं इनके बारे में देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारा है क्षोभमंडल। ठीक है, पृथ्वी से ये भूपर्पटी है, ज़मीन है, इससे सबसे पहले क्षोभमंडल है। उसके बाद समताप मंडल है। कौन सा मंडल है, सप्ताह मंडल है। उसके बाद है मध्यमंडल है। कौन सा है, मध्यमंडल है। उसके बाद में है ब्रह्मंडल है, ब्रह्मवायुमंडल है। उसके बाद में ब्रह्मवायुमंडल, ठीक है। उसके बाद में है बहिर्मंडल। ये 5 मंडल हैं जो कि हमारी पृथ्वी से ज़मीन भूपर्पटी से स्टार्ट होते हैं। इनके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्षोभमंडल के बारे में देखते हैं। तो जो क्षोभमंडल है ये है परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसका औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो ये ज़मीन से कितना किलोमीटर तक है, 13 किलोमीटर तक है। ठीक है, हम सभी इसी में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत में होती है। कि मौसम की जितनी भी घटनाएं होती है, तो आंधी तूफान, बारिश या फिर ओला या जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इसी मंडल में होती है। इसका मतलब इसके ऊपर ये चीज़ें नहीं है। अभी कभी देखते हो कि बद्दल में कितना ऊंचा देखते हैं हम कि आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, तो ये 13 किलोमीटर तक ही होती है, इससे ऊपर ये चीज़ें नहीं होती। उसके बाद देखो समताप मंडल। समताप मंडल के बाद क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक है। ज़मीन से 50 किलोमीटर तक फैला है। ये परतें बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त
होती है। मुक्त का मतलब इसमें ना तो कोई बादली क्रिया होती है, ना कोई आंधी तूफान होते हैं, ना ही कोई मौसम की कोई घटनाएं होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। अब जब आंधी तूफान कुछ नहीं होगा, ना मौसम बदलेगा, बिल्कुल समताप का मतलब पूरा तापमान समान रहता है, तो ये चीज़ें किसके लिए लाभदायक है? हवाई जहाज के लिए अच्छी है। यहाँ पर हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, आगे देखो मध्यमंडल। अब अगला है मध्यमंडल। मध्यमंडल के बारे में देखते हैं। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। कितनी किलोमीटर तक फैली हुई है? 80 किलोमीटर तक। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। जो अंतरिक्ष है, जैसे ये पृथ्वी है, ये यहाँ तक 80 किलोमीटर है, ये पृथ्वी से 80 किलोमीटर। तो यहाँ से कोई अगर कुछ चीज़ आ रही है, तो जब इस परत में पहुँचती है, वो इस परत में पहुँचती है, तो वो जलने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? जलने लग जाती है, ये जल जाती है। आगे देखो बाह्य वायुमंडल, ब्राह वायुमंडल। बाह्य ब्राह वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। जो ये दिख रहा है ना, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक 80 किलोमीटर से लेके, यहाँ से 80 से हो गया, यहाँ से 400 किलोमीटर हो गया। तो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 400 किलोमीटर तक। ठीक है। रेडियो संचार, जो रेडियो संचार वगैरह जो चीज़ें होती हैं, रेडियो संचार के लिए परत का उपयोग होता है। इस परत का उपयोग किसके लिए होता है? रेडियो संचार के लिए। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित की जाती है। अब सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि रेडियो तरंगे कौन सी परत में होती है? रेडियो, ये जो भी सैटेलाइट से संबंधित काम होता है, कौन सी परत में होता है? तो बता सकते हो, बाहरी मंडल में। आगे देखो बहिर्मंडल। कौन सा है? बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल की देखते हैं क्या है इसमें। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। इसमें हल्की गैसें जैसे हीलियम व हाइड्रोजन यहीं पर अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम यहीं पर तैरती है। ठीक है। अब देखो ये होती है 400 किलोमीटर से ऊपर। जो 400 किलोमीटर से ऊपर जो भी पूरा इलाका है, उसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। तो पहला चैप्टर में इतना ही देखेंगे। इसमें बाकी का इसका जो अगला पार्ट है, मौसम और जलवायु, इसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे या पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो। धन्यवाद।